हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन आजकल 5 कर रहे हैं, दैट इज़ यायावर साम्राज्य नोमैडिक ग्रुप्स। आज हम इसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 कर चुके हैं जिसमें हमने यायावर का मतलब समझा था, नोमैडिक ग्रुप्स क्या होते हैं, मंगोल कौन थे, उनका नेता कौन था। ये हम 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। हमने पार्ट 2 में मेनली चंगेज़ खान के बारे में देखा था, जिसने कि मंगोल साम्राज्य का जो कि संस्थापक था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि चंगेज़ खान की सैनिक सफलताएं क्या थी, उसकी जो मिलिट्री सक्सेसेस थी वो क्या थी। तो हमने देखा था सेकंड पार्ट में एंड में कि किस तरीके से कुर्तालाई जो सरदार थे, मतलब जो ये यायावर ग्रुप्स थे, उनके जो एक सभा थी, उसमें कुर्तलाई ने जो थी, मतलब इन सरदारों ने चंगेज़ खान को मंगोलों का जो था वो नेता घोषित कर दिया था। ठीक है, तो आप बताओगे कि उसको मान्यता मिलने से पहले ही चंगेज़ खान ने मंगोलों को एक सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर दिया था। मतलब मंगोलों को उसने रीऑर्गेनाइज्ड उनको कर दिया था। अब वह चीन पर विजय प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मंगोलों का जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो चाइनीज़ थे, चीन था। तो उस पर वो अटैक करना चाहता था, और चीन उस समय 3 राज्यों में बटा हुआ था। जो उत्तर पश्चिम प्रांत था, उसके ऊपर सीसियाई लोगों का शासन था। इसको आप अच्छे से, नाम थोड़े मुश्किल हैं, इनको बार बार आपको याद करना पड़ेगा। तो उत्तर पश्चिम प्रांत के ऊपर सीसियाई लोगों का शासन था। चिन वंश जो था पेकिंग से उत्तरी चीन पर शासन कर रहा था, और दक्षिण चीन पर शुंग वंश का शासन था। बेटे ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत पर किन का शासन था या दक्षिण चीन पर किन का शासन था। तो मिलिट्री सक्सेसेस ऑफ चंगेज़ खान हैड रीऑर्गेनाइज्ड द मंगोल्स as a strong and disciplined military power before he was recognized by Kurtalai in 1206. ही नाउ वॉन्टेड टू कंकर चाइना। वो चाइना को जीतना चाहता था। चाइना वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स एट दैट टाइम। ये 3 भागों में बटा हुआ था। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था वो सीसियाई रूल लोगों के ऊपर सीसियाई वंश का जो था वो राज था। द चिन डायनेस्टी वाज रूलिंग चाइना, डिसेंडेड फ्रॉम पेकिंग। पेकिंग से वो राज कर रहा था चिन वंश। द राइट ऑफ द सुंगा डायनेस्टी ओवर साउथ चाइना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि उसने कैसे इनको जीता। तो आप बताओगे कि 1209 में उसने सबसे पहले सीसियाई जो था लोगों को पराजित किया, वो मंगोलों से हार गए। फिर 1213 में चीन की दीवार पर इन्होंने अतिक्रमण किया। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मंगोलों के अटैक से बचने के लिए चाइनीज़ रूलर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी लंबी दीवार बनाई थी, दैट इज़ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इसके अंडर जो आर्मी थी उसने उसके ऊपर अतिक्रमण किया, उस पर हमला किया दीवार के ऊपर, और उसके 2 वर्ष बाद इन्होंने पेकिंग नगर को लूट लिया। ठीक है, और वहाँ के चिन वंश के विरुद्ध जो था 1234 तक इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। यानी देखो 1213 से लेकर 1234 तक मंगोलों ने बार बार अटैक किए थे। परंतु चंगेज़ खान अपने अभियानों से संतुष्ट था, पूरी तरह से सेटिस्फाइड था कि जो मैं जिस तरीके से लड़ रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। चाहे इतने साल बीत गए लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड था। इसलिए वह इस क्षेत्र के सैनिक मामले जो थे वो अपने फॉलोअर्स को सौंप कर जो था वो 1216 में अपनी मदरलैंड यानी मंगोलिया लौट गया। ठीक है, सीसियाई लॉस टू द मंगोल्स इन 1209। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज इनक्रॉस्ड इन 1213। ठीक, आफ्टर दैट 2 years लेटर इन 1215 द पेकिंग सिटी वाज प्लंडर्ड। उसको लूट लिया गया पेकिंग सिटी को। 1234 मंगोल्स फॉट लॉन्ग बैटल्स अगेंस्ट द चिन डायनेस्टी देयर,
but Genghis Khan was fully satisfied with the progress of his campaigns. Therefore, he left the military affairs of the region under the supervision of the followers and returned to his homeland Mongolia in 1260 1216 16 में ही वो वापस आ गया अपने फॉलोअर्स को सौंप कर। इसके बाद 1218 में क्या किया कि उसने चाइना के जो उत्तर पश्चिम में स्थित तियान शान की पहाड़ियाँ थी उनको ऊपर कंट्रोल करने वाले जो था करा कराखिता को पराजित कर दिया, उसको हरा दिया। इस वजह से मंगोलों का जो साम्राज्य था अमुदरिया, तुरान, ख्वारिज़्म राज्यों तक फैल गया। ख्वारिज़्म का जो सुल्तान मोहम्मद था उसने एक बार मंगोल दूतों का मर्डर करवा दिया था, जिससे चंगेज़ खान बहुत ज़्यादा नाराज़ था। चंगेज़ खान कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल था, बहुत बर्बर था और वो इंसान को बहुत बुरी मौत देता था। तो चंगेज़ खान ने जो ख्वारिज़्म का जो सुल्तान था मोहम्मद के मतलब उसकी पीछे पड़ गया, क्योंकि मोहम्मद ने उसके 2 दूतों का मर्डर करवा दिया था। In 1218, the Mongols defeated Karakita, who controlled the hills of Tian Shan in the northwest of China. Because of this, the Mongols' empire, Amudania, Turan, and Khwarezm spread over the states. Khwarezm Sultan Muhammad had to face the fierce wrath of Genghis Khan for killing the Mongol envoys. ठीक है। इसके बाद अन्य अभियान 1219 से 21 के अभियानों में उसने बड़े बड़े नगरों को लूटा। इसमें ओटारा, बुखारा, समरकंद, बलख, गुलगन, निशापुर और हेरात शामिल थे। जिन नगरों ने चंगेज़ खान का प्रतिरोध किया था, यानी जिन्होंने उसकी अधीनता को एक्सेप्ट नहीं किया था ना, उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, उनका बहुत गंदे तरीके से विनाश किया गया। इनमें एक निशापुर है, ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि निशापुर के घेरे के बारे में आप क्या जानते हो। तो निशापुर का ना एक बार घेरा हुआ था, मतलब मंगोल सेना और निशापुर में लड़ाई हुई थी, तो उसमें एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी निशापुर के आर्मी ने। तो चंगेज़ खान ने आदेश दे दिया था कि इस नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, यानी कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो और वहाँ पर ज़मीन को मतलब इस तरीके से वहाँ पे कोई बिल्डिंग, कोई इंसान, कुछ नज़र ना आए, बस खाली मैदान नज़र आए ताकि उसमें हल चलाया जा सके। और कहते हैं कि वो चाहता था कि वहाँ पर जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं वो भी जीवित ना रहने दिया जाए, मतलब इतना ज़्यादा क्रूअल था वो। ठीक, इसके बाद आप बताओगे कि इसी बीच मंगोल सेनाएं जो थी सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अज़रबैजान तक पहुंची। क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के बाद उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की एक टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफ़गानिस्तान और सिंध तक पीछा किया, मतलब अब वो सुल्तान मोहम्मद के पीछे पड़ चुका था क्योंकि उसने उसके 2 दूतों का मर्डर करवाया था। तो उसकी एक टुकड़ी, मतलब आर्मी की एक टुकड़ी तो जो थी वो क्रीमिया पहुंच गई और दूसरी टुकड़ी जो थी वो सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का पीछा करती हुई अफ़गानिस्तान और सिंध तक पहुंच गई। सिंधु नदी के तट पर पहुंचकर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से होते हुए वापस मंगोलिया लौटने का विचार किया। चंगेज़ खान कहते हैं कि इसने भारत के ऊपर भी अटैक किया था, भारत भी आया था, और कहते हैं कि दिल्ली की नालियों में पानी की बजाय जो था वो खून बह रहा था, इतना उसने यहाँ पर कत्लेआम किया था। तो वो क्योंकि उसके बेटे का पता पीछा कर रहा था तो वो भारत तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ की बहुत अधिक गर्मी और आवास की कठिनाइयों के कारण और पैगंबर द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों ने उसे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद जो था उसका मोस्टली जो टाइम था, लाइफ टाइम, वो युद्धों में ही बीता था और 1227 में जो थी उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसकी जो सफलताएं थी वो हैरान करने वाली थी। वैसे हमारे लिए तो वो बहुत क्रूअल था, लेकिन मंगोलों के लिए वो सबसे महान राजा था। ठीक,
तो इसके बाद अब हम देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। द मेन टाइम द मंगोल फोर्सेस परस्यूटेड सुल्तान मोहम्मद एंड रीच्ड बेजान आफ्टर अबू बेजान आफ्टर डिफीटिंग रशियन फोर्सेस इन चाइना। He decided the Caspian Sea. Another contingent of the army followed Sultan's son Jalaluddin to Afghanistan and Sindh. Reaching the banks of the Indus River, Genghis Khan thought of returning to Mongolia, but the extent, sea, heat, difficulties of natural habitat, and the inauspicious signs given by his prophet forced him to change his mind. इसके बाद हम देखते हैं कि चंगेज़ खान के अधीन जो सैनिक सफलताएं थी उनके क्या रीज़न थे। मतलब चंगेज़ खान के अंदर जो भी युद्ध लड़े गए थे वो सब सक्सेसफुल हुए थे। रीज़न क्या था इसके पीछे? तो मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य पूरी तरह से हेल्दी था, एडल्ट था और उसको अच्छे से हथियार चलाने आते थे। सेकंड था कि उसकी सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे, यानी वर्ल्ड के सबसे जो परफेक्ट वॉरियर्स थे वो उसकी आर्मी में थे और सभी जातियों से थे। उसकी सेना तुर्की मूल के और केरेटाई भी शामिल थे। इन मंगोल आर्मी ईच मेंबर वॉज हेल्दी, एडल्ट एंड आर्म्ड कैवलरी, मतलब उसे घुड़सवारी सेना अच्छे से आती थी। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइज मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट. His army included those of Turkish origin and also कियारात. इसके बाद आप बताओगे कि मंगोलों और तुर्कों की घुड़सवारी कौशल ने उनकी सेना को और गति प्रदान की। बेटे पुराने टाइम में मोस्टली लड़ाइयाँ जो थी, मोस्टली के सभी लड़ाइयाँ जो थी वो हाथियों और घोड़ों से होती थी। तो इस पूरे एरिया में मतलब जो चंगेज़ खान की आर्मी थी उसमें तो घोड़े थे, तो और जितने भी सैनिक थे उनको घुड़सवारी जो थी वो सबसे अच्छी आती थी, तो जिसके कारण उसकी सेना को मतलब पावर मिली थी। ठीक है। द हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ द मंगोल्स एंड तुर्क्स गेव इम्पोर्टेंस टू देयर आर्मी. इसके बाद घोड़े पर सवार होकर मंगोल सैनिक तीरंदाजी का कौशल बहुत अच्छे से दिखाते थे। यह कौशल उन्हें कहाँ से मिला था? हमने पढ़ा था कि ये सारे जो थे बंजारे थे, घूमते रहते थे, तो इन्होंने जंगलों में पशुओं का शिकार करते हुए ये गुण सीखा था। तो वो घोड़े पर बैठकर भी तीरंदाजी बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है, तो जिसके कारण उनकी मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। सैनिकों की अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी थी, क्योंकि ये सारे जो थे नोमैडिक ग्रुप्स के थे, घूमते रहते थे, खाना बदोश थे, तो इनको सारे भूभागों की और मौसम की जानकारी थी कि किस मौसम में कहाँ पर क्या ठंड पड़ती है, कहाँ पर गर्मी पड़ती है, सबकी उन्हें बड़े अच्छे से नॉलेज थी। इसलिए जब ये दुश्मन पर अटैक करते थे तो भयंकर शीत ऋतु में भी जो थे ये अपने अभियान जो थे, अपने कैंपेन जो थे वो कंटिन्यू रखते थे। और जब शत्रुओं के नगरों पर या शिविरों में एंट्री करनी होती थी तो ये बर्फ़ की जमी हुई नदियों पर भी जो थे बड़े अच्छे से चल सकते थे। द सोल्जर्स बिकेम अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, terrain and weather. This gave additional strength to the army. He continued the war campaign even in the fierce winter and used snow-fed rivers as highways to enter the enemy's cities and camps. ठीक है। और यायावर लोग जो थे वैसे तो उन्हें किलेबंदी करनी नहीं आती थी, लेकिन चंगेज़ खान ने जो था घेरेबंदी की नीति के द्वारा इस कार्य को आसान बना दिया था। चंगेज़ खान ने जो अपने इंजीनियर रखे थे वो बड़े अच्छे वेपन्स बनाते थे और ये वेपन्स जो थे वो दुश्मन के लिए बहुत ख़तरनाक सिद्ध हुए। इसको एक बार अब हम इमेजेस में देख लेते हैं। तो बेटे ये जो है वो चंगेज़ खान है जिसने कि मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, इसके बारे में आजकल हम स्टडी कर रहे हैं। ये जो है मंगोल राज्य है, रेड कलर में जो आपको दिखाया गया, देखो कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक, ये जो है उसकी आर्मी का एक सोल्जर है। ठीक, ये देखो ये भी उसकी आर्मी का एक सोल्जर है।
ये भी। और ये देखो घोड़ों पर चलाने में सब बहुत परफेक्ट थे, और घोड़ों पर बैठकर ये वेपन्स भी बहुत अच्छे से चलाते थे। ये मंगोल सेना के सैनिक हैं। आप यहीं से देख अंदाज़े लगा लो कि ये कितने परफेक्ट लग रहे हैं और कितने क्रूअल भी लग रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।